वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपीपीसीएस के लिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 187 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है कितनी, 8 अगस्त 2020। और प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर जो है एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? अफ़गानिस्तान, फ्रांस, ईरान और रूस। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर जो है एंग्लो अफ़गान संबंधों का आधार था? अफ़गानिस्तान, फ्रांस, ईरान या रूस? क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। तो 19वीं शताब्दी में रूस जो है देश का भारत की ओर विस्तार का डर जो है एंग्लो अफ़गान संबंधों का आधार था। और तुर्कोमन चाय की संधि जो हुई थी कब, 1828 के पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगा दिया। ये सोचा कि अफ़गानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए और यही एंग्लो अफ़गान संबंधों का जो है आधार बना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? कोई एक इनकरेक्ट है यहाँ पर। पुनः जजिया कर लगाना फर्रुखसियार, मसूलीपट्टनम पर अधिकार करना फोर्ड, सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक पता होगा सभी को, और दास्ता का अंत मैकलम। पुनः जजिया लगा दिया था फर्रुखसियार ने, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। मसूलीपट्टनम पर अधिकार कर लिया था फोर्ड ने, ये भी करेक्ट है। सती प्रथा का अंत ऑब्वियसली किया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लेकिन दास प्रथा का अंत तो लॉर्ड एलनबरो ने किया था ना, मैकलम कहाँ से आ गया? गलत है डी। तो फर्रुखसियार द्वारा पुनः जजिया कर आरोपित कर दिया गया था तथा सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित कर दिया गया था। जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में अप्रैल 1759 में राजमुंदरी और मसूलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने कर लिया था अधिकार। और मैकलम एक अंग्रेज पादरी थे कहने को, जिन्होंने भारत की यात्रा करके 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दास्ता का ब्यौरा किया था, ब्यौरा। परंतु दास्ता के अंत से उनका संबंध, उनका नाम नहीं जुड़ा है। दास्ता का अंत किया था किसने? लॉर्ड एलनबरो ने। कब किया था? 1843। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए एग्जैक्ट डेट के साथ कि लॉर्ड एलनबरो का अंत कब हुआ, किसने किया, दास्ता का अंत कब हुआ, किसने किया? लॉर्ड एलनबरो ने। सती प्रथा का किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक प्रश्न पूछा जाता है किसके शासनकाल में किया था, जरा कमेंट करिए, तो कमेंट करिएगा। राजा राम मोहन राय तो नहीं है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1833 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? हंटर आयोग, हार्टोंग आयोग, स्ट्रेची आयोग या फिर एडिंगो आयोग? आंसर इसका हंटर आयोग है नहीं, हार्टोंग भी नहीं है, एडिंगो नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेची आयोग। तो 1866 में जॉर्ज कैंपबेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया, जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना। और 1876 से 77 के जो अकाल के बाद 1878 में स्ट्रेची आयोग बनाया गया, जिसकी अनुशंसा पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? बिहार अकाल 1873, राजपूताना अकाल 1868-67, या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी का अकाल 1866-67, या उड़ीसा अकाल 1866-67? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा अकाल 1866 और 67। तो देखिए 19वीं शताब्दी में उड़ीसा काल 1866-67 में भीषण रूप धारण ले लिया था, भीषण रूप धारण कर लिया था उसने। 1865 में सूखा पड़ा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जो है जनक्षति हुई। अनुमान है कि लगभग 13 लाख तो उड़ीसा में ही लोग मृत्यु को ग्रसित हो गए और इस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है। ऐसी चीज़ें अक्सर होती रही हैं विगत समय से, अभी तक आप देख सकते हो कोरोना को भी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से किन दो नेताओं ने भारत का ब्यौरा करके सामाजिक उत्थान का कार्य किया था?
महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। अच्छा, भारत का ब्यौरा करने वाला इसमें और कोई हो नहीं हो, लेकिन एक तो जरूरी होंगे, संपूर्ण भारत का किया था इन्होंने। इसका नाम गांधी जी है, महात्मा गांधी, लेकिन और ऑप्शन में तो है नहीं इनका नाम, तो पहला ही ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट लग रहा है और यही इसका आंसर है, गांधी और तिलक, ऑप्शन नंबर ए। तो महात्मा गांधी एवं बाल गंगाधर तिलक दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा करके सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि में वह गांधी जी के अग्रगामी थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कौन है? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी? रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर, जिन्होंने रचना की है जनगण मन अधिनायक जय है, जो है अपना राष्ट्रीय गान। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने कहा था उनको महान प्रहरी। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी इनमें से कौन हो सकता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए, भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो जवाहरलाल नेहरू के विचारों में मार्क्सवाद सहित समाजवाद का विश्लेषण और क्या है, व्याख्या मिलती है। नेहरू के समाजवादी रुझान के विषय में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए तत्कालीन यूनाइटेड प्रेसिडेंसीज के प्रचार विभाग द्वारा कम्युनिस्टिक लाइक्स और डिसलाइक्स नाम से पर्चा छपाया गया था, जिसमें नेहरू को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी के रूप में वर्णित किया गया था। यद्यपि सरकार के उच्च अधिकारियों ने ऐसे प्रयास न करने और साम्यवादियों के साथ तुलना न करने की सलाह दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सबसे पहले इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? क्या होना चाहिए? बायकॉट, घेराव, बंद या हड़ताल? तो बायकॉट सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, आयरलैंड के सीसी बायकॉट के नाम पर ही बायकॉट शब्द का प्रयोग आधारित है और सीसी बायकॉट ने सबसे पहले 1880 में भू राजस्व कम ना करने के संबंध में बायकॉट का उपयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1 नवंबर 1818 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? ये पीसीएस और दूसरी परीक्षाओं का फेवरेट प्रश्न है। इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग, जिसने किया, ऑप्शन नंबर बी। तो 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? इंपॉर्टेंट है प्रश्न और काफ़ी आसान भी, क्योंकि बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, मतलब लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के समय। तो अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान मतभेद का पूरा लाभ उठाया तथा फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई। लॉर्ड कर्जन की शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई और इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य, मतलब बंगाल को भंग करने का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके तो स्पष्ट उद्देश्य थे, एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भी भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी? इसका उत्तर आपको गांधी जी भी लग सकता है इसका उत्तर भीमराव अंबेडकर भी। लाला लाजपत राय तो कम ही लगेगा, ये ज़्यादा प्रबल दावेदार हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए, छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं उनको भगवान नहीं मानूंगा। बाल गंगाधर तिलक को लोग प्राय लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। इस तरह के प्रश्न पीसीएस के फेवरेट हैं, पूछे जाते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो संस्कृत भाषा में प्रवीण तो इसमें दयानंद सरस्वती भी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी हैं, राजा राम मोहन राय भी हैं। तो सारे के सारे हो गए ना, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु प्रयास किए। तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीण और हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीतियों का खंडन करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था इनमें से? बहुजन समाज के संस्थापक कौन है? इसमें मुकुंदराव पाटिल, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना जो है कर दी। और यह आंदोलन भारत में उस समय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप में विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया, जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन का संरक्षण दिया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय के सामने ब्रह्म समाज लिखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद के सामने रामकृष्ण मिशन और महादेव गोविंद रानडे के सामने थियोसॉफिकल सोसाइटी। करेक्ट पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन ये गलत है। एनी बेसेंट का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने ही। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की कर दी थी, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस, ये तो पता होगा आपको, बचपन की क्लास में पढ़ा होगा आपने। महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज से जुड़े थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी एनी बेसेंट श्रीमती। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी और भारतीय पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से दार उल उलूम की स्थापना की थी किसने की थी? दार उल उलूम की स्थापना इनमें से किसने की थी? मौलाना शिल्बी नुमानी ने, मौलाना हुसैन अहमद ने, क्या मौलाना अब्दुल्ला चक्रलब्बी ने, या फिर मौलाना अहमद रज़ा खान ने? इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, दार उल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे और दार उल उलूम देवबंद की स्थापना हुई थी वर्ष 1866 में। तो मौलाना हुसैन अहमद इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो 15 प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 2 बार, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। यूपीएससी सिविल सेवा का रिजल्ट आया अभी बीईओ का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, एआरओ का एग्ज़ाम भी होना है और यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम समय पर होना है, क्योंकि यूपी ने बाउंड्री तो खोल ही रखी है ना अपनी। चलिए, धन्यवाद।